नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और अध्याय लेक्चर बनाया, उसमें आप एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस अध्याय 2 पढ़ते हैं दोस्तों। आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखते हैं दोस्तों, तुषार की रेल यात्रा। तुषार जो इसमें लड़का दिखाया गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छुपते चले जा रहे थे। तभी उसने उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी थोड़ी वैसी है, कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम जल्दी पढ़ देते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करती थी। आज हम उन्हें आखिर खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, आखेटक, जो कि भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं, इसलिए हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह कहते हैं। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उधर उस वक्त उनको इतना ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं कि अन्न कैसा पैदा किया जाता है, गेहूँ चावल वगैरह वगैरह कैसे पैदा किए जाते हैं, तो जानवरों का शिकार करते थे, स्वाभाविक है। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखिर तक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। स्वाभाविक है कि एक जानवर के पीछे जो होली है, वो जैसे कि, तो वो जानवर वहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा उनके लिए कि आओ मारो मुझे, है ना। तो वो भागता होगा इधर उधर, तो उसके पीछे जाते होंगे, स्वाभाविक है ना। ऐसा करने के कई कारण थे, बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि अगर भी एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहती तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देती थी, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये भी बात सही है दोस्तों कि किसी जगह पर एक समय के लिए रहेंगे, वो एक लंबे समय के लिए, तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे फल फूल होंगे तो वो खा पी कर समाप्त कर देंगे, है ना। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक, शिकार के लिए हिरण वगैरह का पीछा किया, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो भाग कर कहीं और जाएगा, तो उधर उसके पीछे पीछे होकर ये दूसरी जगह जाते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे, सही बात है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमती होंगी। बिल्कुल सही बात है कि ये कोई भी मौसम है, उस मौसम में जो फल फूल लगते हैं, तो वो गर्मियों में कोई और दूसरा फल लगता है, सर्दियों में कोई और फल लगता है, बरसात में कोई और लगता है, इसी तरह लगते हैं, तो मौसम के हिसाब से इधर उधर जाती होंगी। तो ये हो गया। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को
सूखे मौसम में पानी की तलाश में उधर उधर जाना पड़ता है। कितना बढ़िया तरीके से बताया जाता है दोस्तों इसमें। हर कारण एक बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। इसीलिए तो एनसीईआरटी की खूबसूरती यही है कि इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए जो कंटेंट रहते हैं मिलते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल का काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों की मुट्ठी लगा कर भाले और बाण जैसी हथियार बनाई जाती थी। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोंपड़ियों और औजारों के लिए किया जाता था। जैसा कि इधर देख रहे हैं, ये एक बना लिया उन्होंने और पत्थर पैना निकाल के कुछ कर रही हैं, खाल वगैरह सिल रहे हैं। ये पेड़ की जड़ को जो खोद कर उसमें से कुछ निकाल रहे हैं और इधर ये कुछ सिल रही है। ठीक है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसानों की खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखो इधर खोद रहे हैं। दाएं जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। ये जो इधर बता रहे हैं ये। और रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान से पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर खाद्य संग्राम की होने की प्रमाण मिले हैं। किधर? यहाँ ये लाल जो चिन्ह बता रहे हैं ना, भीमबेटका की गुफाएं जो हमारे इधर दिखाई जा रही हैं। हुंस की कुरनूल गुफाएं इधर क्या कह रहे हैं ये लाल त्रिकोण वाली स्थान भी पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर व खाद्य संग्राहकों की होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर खाद्य संग्राहक रहती थी। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिनी चुनी स्थान ही चिन्हित किए गए हैं और कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है। तो भीमबेटका जी नदी, नर्मदा नदी के किनारे बताया गया है ये सब। और कुरनूल की गुफाएं, ब्रह्मगिरी, हुंसी, कृष्णा नदी के आसपास, ये सब दोस्तों मैंने पिछले अध्याय में बताया कि जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं नदियों के किनारे ही पाई गई हैं। क्योंकि नदियों के किनारे मछली जो नदियों से निकलती हैं उनको खाने के लिए उन हो जाती थी और उधर पानी की सबसे बड़ी व्यवस्था रहती थी हैं। और उधर नदियों की सारी और भी बहुत चीज़ें में उपलब्ध होती हैं, उस समय होती होंगी। आज तो शायद हमारे यहाँ पे नदियाँ उतनी चीज़ें नहीं नदियों में पाई जाती, क्योंकि वक्त के हिसाब से दोस्तों नदियों में भी बहुत सी चीज़ें विलुप्त होती गई और आज भी वो उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं मिलती हैं दोस्तों, उसका वो अपवाद है, नहीं कह सकते कि हाँ हो सकता है। तो उधर ये क्या संकेत दिखा रहे हैं इधर पाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, पाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव, आधुनिक नगर, ये सब इधर बता रहे हैं। बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में दिखाए गए हैं। चिरांद गंगा नदी के दाओ झिली हेडिंग, ये कोलकाता, कोल्डी हवा, भीमबेटका, महागढ़, नर्मदा नदी के किनारे, ये मुंबई वगैरह वगैरह, ये सब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं मैप का जो मार्केट में मिलता है वो मैप लेकर आप उसको भरिए और उनको अपने पास सुरक्षित रखिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी काम आ सकती है नोट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुराने स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर बारिश, धूप और हवा में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये रहने के लिए वो लोगों ने यह
जगह क्यों चुनी? स्वाभाविक है, यहाँ सब उनको अच्छा माहौल, अच्छा मौसम मिला, इसलिए रहने के लिए उन्होंने ये जगह चुनी। ठीक है, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, इसमें बता रहे हैं ये क्या शैल चित्रकला है। चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है? जिस गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। कुछ इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये जो कोई इंसान है, उस समय इतना दिमाग तो था नहीं लोगों में कि अच्छी पेंटिंग कर सकें, या ना ही कोई उपकरण थे जिनसे अच्छी पेंटिंग कर सकें, इसलिए उन्होंने जैसा उनको सही लगा उन्होंने किया पेंटिंग। ये कोई इंसान है अपनी पेट की क्षुधापूर्ति के लिए और हिरण के पीछे भाग रहा है। जो कुछ भी है, जैसा उन्होंने बनाया ठीक है, हमें उससे कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। तो आगे क्या है और देखते हैं। ये गुफा है, बहुत पुरानी होगी शायद, उसको ठीक से नहीं देख पा रहे हम, पूरा मैप नहीं आ रहा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलती है। पुरास्थल उन स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी बहुमूल्य वस्तुओं की अवशेष मिलती है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपनी काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। पुरास्थल, इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इंसान के द्वारा की गई खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र में कुरनूल की गुफा देखना है दोस्तों, इधर कहाँ है कुरनूल? कहाँ गया कुरनूल हमारा? कुरनूल ये नहीं, अरे दोस्तों थोड़ा, कुरनूल गुफाएं, ये कुरनूल गुफाएं ये है, ढूंढ ली हमने। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं दोस्तों, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। कुरनूल गुफा से आग के अवशेष मिले हैं, इसका अर्थ यही होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं बताइए ज़रा? ये भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों। हम बिना आग के आज कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से कार्य आग के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से पैदा की जाती हो, लाइटर से, माचिस से, हीटर से। हीटर से तो नहीं, हीटर से एक तपन पैदा, ऐसा तापमान उत्पन्न हो जाता है जिससे कि आग जल जाती है। हाँ, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह अन्य उपलब्ध ऐसे तरीके हैं। किस लिए करते हैं ये तो हमको सबको पता ही है। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनकी बड़ी बड़ी नाम रखी हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्तरों से प्राप्त पत्थरों की औजारों की महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई हैं दोस्तों। पुरा पाषाण काल में
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उन्हें मेसोलीथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलीथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगी हंसियाँ और आरी जैसी औजार मिलती थी। साथ साथ पुरापाषाण युग वाली औजार भी इस दौरान बनाई जाती रही। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हमें उन्हें ऐसी अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का उपयोग करते हैं जो प्राय आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। देखते हैं क्या आगे और जानकारी है दोस्तों महत्वपूर्ण। बदलती जलवायु हो गया इधर। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई इलाकों में घास वाली मैदान बनने लगी। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसी उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनकी खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। हो सकता है क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पशु खाने के अलावा अन्य उपयोग में भी लाया जा सकता है, तो उन्होंने ऐसा किया। उनको बांधा, उनके बच्चे हुए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने दूध दूहना भी शुरू किया। ऐसा बहुत अनुमान लगाना है दोस्तों। हमें जो इसमें बताया जा रहा है उसको एक पढ़ने के हिसाब से नहीं, उसको पढ़ने के अलावा अपना खुद का दिमाग लगाकर अपना जो थिंकिंग है, अपनी सोच है, अपने विचार है, इनमें रखना है दोस्तों और अपने विचारों को बढ़ाना है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगी। स्वाभाविक वक्त बदला, गर्मी के बाद सर्दी, उसके बाद बरसात, ऐसे मौसम चेंज होते हुए अन्य फसलें पैदा हुईं। आज देखते हैं जैसे कहीं गर्मी है और कुछ मौसम बाद उधर अच्छी घास जमने लगती है, अच्छी मतलब मौसम पैदा हो जाता है। जैसा कि देखते नहीं हैं बरसात के बाद अच्छा मौसम होता है, उसके बाद घास जमती है और पशु जानवर उसको खाते हैं। ऐसा कुछ बताया जा रहा है इसमें रूप में उगने लगी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगी होंगी कि यह अनाज कहाँ उगती थी और कब पककर तैयार होती थी। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कितना बेहतर तरीके से बताया जा रहा है इसमें दोस्तों, है ना। बिल्कुल जैसा कि संभावना है ऐसा ही हुआ होगा। इसी तरह लोगों ने अपनी घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आधुनिक कुत्ता नहीं दोस्तों, आधुनिक कुत्ता तो बहुत ही विकसित हो चुका है, धीरे धीरे और भी हो रहे हैं। इंसान जैसे विकसित हुआ उसी तरह और अन्य जानवर भी विकसित हुए। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरियां, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे जानवर झुंड में रहती थी और ज़्यादा घास खाकर अक्सर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आकर्षण से उनकी सुरक्षा किया करते थे
और इस तरह धीरे धीरे भी पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? स्वाभाविक है दोस्तों, आधुनिक समय में भी हम कुत्ते को क्यों पालते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, अपने जानवरों से, अपने शाकाहारी जानवरों की रक्षा के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए। जैसे कि बहुत बड़े समूह में लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और उनको इधर उधर जाने से रोकने के लिए कुत्ते का उपयोग करते हैं, कहीं कहीं भेड़िए का उपयोग करते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनकी बड़ी दाने वाली अनाज पैदा होती हैं तथा साथ ही इसकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों की भार को संभाल सके। ऐसे पौधों की बीज को संभाल कर रखाया जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा किस्मों के लिए अपनाए गए पौधे, पाले गए जानवरों तथा किसी के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बड़ा दांत दिख रहा है ये जंगली सूअर का है। स्वाभाविक है, वो शिकार करते वक्त हमला भी कर देता होगा, तो धीरे धीरे वो पालना शुरू किया उसको, तो ये छोटा दांत ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मनुष्य में भी दांत जो साइड में पाए जाते हैं ना, कैनाइन दांत बोलते हैं उनको, वो छोटे उठते गए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसके कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसी बहुत से काम शामिल थे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों उन्होंने कोई फसल या बीज बोया तो उन्होंने देखा ये अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उन्होंने इंतज़ार किया उसके बड़े होने का। बीज से पौधा से वृक्ष होने तक का इंतज़ार किया, तो उन्होंने एक ही जगह रहना पड़ा और रहते रहते उन्हें वहाँ पे रहने की आदत पड़ी धीरे धीरे। ये बता रहे इसमें खरपतवार हटाने के ये सब हो गया, जैसे बहुत सी काम शामिल थी। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, भंडार, उन्होंने देखा कि अब ये अनाज बहुत इकट्ठा हो रहा है, इसको इकट्ठा करने के लिए उन्हें भंडारण करने की आवश्यकता पड़ी, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी है ये, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाती और उनका उपयोग करती होंगी? इसके जवाब में कारण बताओ।
हमें कारण नहीं बताना, हमें बाद में देखेंगे ये सब दोस्तों। अभी पढ़ते हैं। अनाज की उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उदाहरण की उपहार के रूप में, भंडार के रूप में किया करते थे। ये जैसे ये सोयाबीन है शायद दोस्तों, चित्र साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये इधर आते हैं हम। जानवर चलती फिरती खाद्य भंडारक। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनकी दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक पालन भोजन की भंडारण का उपयोग तरीका है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन की भंडार का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। जैसे कि कोई जानवर पालते हैं, जैसे बकरा, मुर्गा वगैरह वगैरह ले लो, तो उनसे बकरी हमें दूध देती है, मुर्गा तो खैर नहीं, अंडे देता है मुर्गी अंडे देती है दोस्तों ठीक है, जस्ट जोकिंग। बकरा हमें मांस देता है और बकरी हमें दूध देती, तो इस हिसाब से उन्होंने किया होगा। और अंडे के लिए मुर्गा खाने के लिए ऐसा कुछ उपयोग किया। ये सब हमारी बेसिक ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए होता है, ठीक है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक है। देखते हैं अंदर नीचे। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखें। ये कहाँ होगा? पृष्ठ संख्या नीचे है दोस्तों, काफ़ी इधर बता रहे हैं कहीं। नहीं, इसमें नहीं है, कहीं और है। मानचित्र 2, ठीक है, बाद में देखते हैं। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इसके इसमें इसने इनमें सॉरी यार, मेरा गला ख़राब है दोस्तों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भाग भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। ये चित्र शायद ऊपर है दोस्तों, देखते हैं हम। नहीं, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 13 बता रहे हैं दोस्तों, तो वो नहीं है। बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इधर? स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुरज़होम वर्तमान कश्मीर में। हाँ, तो बुरज़होम में दोस्तों इधर था, इधर ये बता रहे हैं झोंपड़ियाँ मिली हैं, क्या क्या मिला है, ठीक है। आते हैं झोंपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरज़होम में वर्तमान कश्मीर में है।
जो वर्तमान में कश्मीर में कस के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। अब गड्ढों के नीचे घर क्यों बनाते होंगे दोस्तों, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, जो जहाँ पे वर्तमान में बुर्ज वर्तमान में कश्मीर में उस समय बुर्ज था, जो इलाका पाया गया है वहाँ कश्मीर में दोस्तों उस समय भी सर्दी पड़ती होगी, स्वाभाविक है, आज भी पड़ती है। तो उस समय सर्दी से बचने के लिए कोई और उपाय नहीं होते होंगे, तो वो गड्ढे बना कर रहते हुए। वैसे देखा जाए तो आज भी बहुत सी जगह सर्दी वाले इलाकों में लोग बाग गर्तवास बनाकर रहते हैं, गड्ढे बनाकर रहते हैं। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ठीक है, बुर्जों में जो बता रहे हैं गर्तवास मिले हैं, उधर जैसे कि सर्दी से बचने के लिए आग भी जलाते होंगे, एक एक सुरक्षा के रूप में। और बता रहे थे नहीं, जानवरों से भी सुरक्षा करने के लिए आग जलाते होंगे, अनाजों को जलाने की भूनने के लिए, मांस को भूनने के लिए, तो ये सब। ठीक है, और खुद को गर्मी शरीर में पैदा करने के लिए उसे तापते होंगे, सर्दी लगती होगी तो। आजकल लोग नहीं तापते जैसे कि सर्दी के मौसम में, वो सब। ठीक है, सुरक्षा पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग की जलाई गई जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, वही बता रहे हैं। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगह चित्र हमें नहीं बनाना दोस्तों, ये सब कक्षा 6 के छात्रों के लिए, जो उनके टीचर लोग देते हैं उन्हें होमवर्क, वो सब। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। उधर बता रहे थे कि नवपाषाण युग में क्या क्या हुआ, पुरापाषाण युग में क्या क्या हुआ, वो सब। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और उपयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखा उन्होंने हड्डियों का आकार ऐसा पकड़ने में ठीक लगा, तो उन्होंने हड्डियों का उपयोग भी किया, और ये सब चलते आ रहे हैं। ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये छोटे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, ये थोड़ा नुकीला है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जी इधर दिख रहे हैं ये। क्या तुम कल्पना कर सकती हो या सकते हो कि इन पात्र में क्या रखा होगा। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, आज भी करते हैं। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। ठीक है, देख रहे हैं एक ही समय पर कहीं किसान मतलब बन गए हैं लोग बाग, कहीं शिकारी भी हैं। तो ये सब कहीं परिवर्तन जल्दी हुए, कहीं थोड़ा लेट। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं क्या है ये।
मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह वर्तमान ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। दोस्तों मेरा गला ख़राब है, क्या करूं, पढ़ना तो है और पढ़ाना भी है, क्या करूं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आती होंगी। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः ऐसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। हम दोस्तों आज ये सब नहीं करते, लेकिन पहले लोग उतने विकसित नहीं थे, तो उन्होंने अपने उस हिसाब से अपने विचारों को प्रकट किया है इसमें ये सब रख के। शायद उनकी आस्था होगी कि मृत शरीर मरने के बाद अगले जन्म में या कहीं कभी और उनकी मान्यता है, तो उनके साथ खाने के ये जो सब सामान रखते हुए बकरी रख दी गई इसमें। ठीक है, ये देखिए ये चित्र है, इधर ये बकरी है और ये मृतक है। ठीक है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी की कंकाल को पहचान सकते हो? दोस्तों पहचान सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 बकरी हैं, ये 2 हैं। ठीक है, बताओ खाने के मरने से के बाद भी खाने का इंतज़ाम किया, क्या बात है। ठीक है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। ये दोस्तों फ्रांस की गुफा का चित्र है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। दोस्तों इसलिए अगर आपके पास मैप की ज़रूरत है, इसलिए दोस्तों इसमें बार बार बताया जाता है कि ये ढूंढो वो ढूंढो। ये सब चाहते हैं कि बच्चों का मैपिंग अच्छा हो। दोस्तों हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने पास एक एटलस भी रखा होगा, या नहीं है तो लेना चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो हमारा मैपिंग सिस्टम दिमाग में छप जाता है। एक हिसाब से हम अच्छी मैपिंग करने लगते हैं और हमें चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, हमारी मैपिंग जानकारी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए एक एटलस रखना प्लीज़ अपने पास दोस्तों। ठीक है, अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ठीक है, ढूंढेंगे कभी, अभी तो हमारे पास एटलस नहीं है, हम इसी में अपना करते हैं। हमारे पास तो दोस्तों है, लेकिन अब यहाँ से मर्ज नहीं कर सकते, यहाँ कहाँ से इंक्लूड करें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यह चित्र फ्रांस की ये गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह की चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेड डियर, बारहसिंगा और सुअरों की गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, ठीक है, इन रंगों ये कोई जानवर बनाया है उन्होंने, रेनडियर वगैरह, कोई भैंसा है या कोई अलग किस्म का उस समय पाया जाता होगा। आज तो मैंने कहीं नहीं देखा, हम लोगों ने कहीं देखा भी नहीं है।
ऐसा जो इसमें छपा है वो उन्होंने अपनी कल्पना के हिसाब से बनाया होगा दोस्तों, जो कुछ भी है। इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया जाता होगा। बहुत वजह हो सकती हैं दोस्तों। क्या तुम इन्हें बनाने में कोई काम क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? नहीं, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्या और कारण हो सकता है। आपको हो तो बताना दोस्तों कमेंट में प्लीज़। एक नवपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की, जो आधुनिक समय में टर्की बोलते हैं जिसको, ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे उस समय इस उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ऐसा ख़राब है दोस्तों मेरा गला कि बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलते हैं। उपयोगी शब्द: आर्किटेक्ट, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, अवसादीय स्थल, पुरा पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, ये सब उपयोग शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका खोज सको तो इनकी अर्थ खोजना दोस्तों, किसी भी तरह से गूगल करके या वगैरह वगैरह किसी भी तरह से। ठीक है, तुम आज कल्पना करो, हमें कल्पना नहीं करनी, तो इसको छोड़ते हैं दोस्तों। ये सब व्यर्थ की है, वक्त ज़ाया नहीं करना। वीडियो लंबी हो जाती है फिर दोस्तों, आपको भी दिक्कत होती है पढ़ने में, बोलते हैं यार बहुत लंबा वीडियो। वैसे भी हम छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, ये पढ़ना तो है ही, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं उसके साथ थोड़ा वैसा भी पढ़ना पड़ता है जो इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले तक। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ लगभग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तारीखें हैं और समय अवधि हैं। तो इनको दोस्तों आप कहीं अपने नोट्स में बना रहे हैं या आप कहीं और कुछ एक साइड में लिख सकती हैं, जो बाद में काम आ सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये सब यहाँ पे ख़त्म होता है। वो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा। ठीक है दोस्तों, 3। ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों।